हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कूट भाषा में ट्री को USFF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको A से लेकर Z तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए। पहला काम ये है कि A से लेकर Z तक के सभी अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। और A का उल्टा होता है Z, तो आपको A से लेके Z तक के सभी अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, TREE, इसका कोड लिखा है USFF। ठीक है। तो यदि आपको अल्फ़ाबेट के सभी नंबर मालूम होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे T का 20 होता है, R का 18 होता है, E का 5 होता है और U का 21 होता है, S का 19 होता है, F का 6 होता है। तो यहाँ पर हमने देखने से पता चल रहा है कि 20 से ये 21 हुआ, इसका मतलब है कि इसमें एक ऐड किया गया। 18 से 19 हुआ तो इसमें भी एक ऐड हुआ। 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, इन सभी में एक ऐड किया गया। तो नंबर लिखने से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार से मैंगो में भी एक एक सब में जोड़ देना। ठीक है, MANGO मैंगो। M का कोड होता है 13, A का कोड 1, N का होता है 14, G का कोड होता है 7, O का कोड होता है 15। तो सभी में एक क्या करना है, जोड़ देना है। तो 13 1 14 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है। तो 14 का मतलब होता है N, 2 का मतलब होता है B और 15 का मतलब होता है O, 8 का मतलब होता है H और 16 का मतलब होता है P, यानी NBOHP। NBOHP ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है तो उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो पटना जो होता है वो बिहार राज्य की राजधानी है, गंगटोक जो है वो सिक्किम राज्य की राजधानी है, कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, लेकिन उड़ीसा खुद एक राज्य है, ये कोई राजधानी नहीं है, ये सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। तो ये भी अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको A से लेकर Z तक के सभी अल्फ़ाबेट मालूम होना चाहिए। जैसे आपको दिया हुआ है BTEQHN। ठीक है। तो यहाँ पर B का कोड होता है 2, E का कोड होता है 5, H का कोड होता है 8। तो इसमें कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है। इसमें कितना ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है। तो नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 कोड होता है K का। ठीक है। उसके बाद ये T का मतलब होता है 20, Q का मतलब होता है 17, N का मतलब होता है 14। तो ये 20 से 17 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये -3 हुआ है। फिर 17 से ये 14 हुआ, -3 हुआ। तो 14 में से फिर माइनस करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 कोड होता है K का, यानी KK, जो कि ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो ये है मिसिंग नंबर वाले रीजनिंग है और ये भी टेबल में। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक बार ऐसे चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल, एक बार कॉलम चेक करते हैं। ठीक है। तो नीचे हमें देखने से पता चला, अगर जोड़ते हैं
6 3 9, 9 2 11, ठीक है, तो नहीं है। लेकिन जब भी आपका नंबर जिस तरफ रहेगा उसी ओर चेक करते ज़्यादा, तो रो में तो नंबर है नहीं, इसका मतलब कॉलम में हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो 6 में 3 से गुना करेंगे, अगर हम जैसे 6 गुने 3 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, और ऊपर वाले अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो हमारा 20 आ जाता। उसी प्रकार से हम 7 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 का 42, अब 42 में ऊपर वाला 4 जोड़ देंगे तो हमारा 46 आ जा रहा है। उसी प्रकार से हम 5 में 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, और ऊपर में 3 है तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। तो मान के चलिए कि वो आदमी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। तो रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चला, यानी नीचे की ओर वो 4 किलोमीटर चल दिया। फिर वह बाईं ओर है, इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा, जो कि 6 किलोमीटर ये चलता है। फिर से वह दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर नीचे की ओर हो जाएगा, जो कि ये 4 किलोमीटर चलता है नीचे, ठीक है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ पर है, ठीक है, यानी यहाँ से इस प्रकार से ऐसे आएगा। तो अगर हम इसको, यदि हम इसको डॉट डॉट के सहारे से करके इसको हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये वाला हमारा 4 हो जाएगा और ये वाला भी हमारा 4 था, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4 ये 4 ये, तो टोटल ये 8 का हो जाएगा। अगर ये 6 वाला है तो ये हमारा 6 है। और ये कौन सा त्रिभुज बना है, ये हमारा त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज है, तो ये आधार है और ये लंब है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो आपको यह भी पता होगा कि यदि आधार 6 है, लंब 8 है, तो कर्ण आपका 10 हो जाता है। कितना होता है, 10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी एम एक्स की बेटी है और एन एन एक्स की बेटी है। एम एक्स और एन एक्स के पिता एक हैं। यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है, तो जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएं तो कंपेयर हमेशा अपने आप पे कीजिएगा, तभी आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो वी जो है एम एक्स की बेटी है, यानी ये एम एक्स है, और एम एक्स की बेटी कौन है, वी है। तो लड़की है तो माइनस करेंगे, लड़का रहेगा तो प्लस करेंगे। उसके बाद है एन एन एक्स की बेटी है, यानी ये एन एक्स है, एन एक्स की बेटी कौन है, एन है। उसके बाद एम एक्स और एन एक्स के पिता एक, यानी ये दोनों के पिता कोई एक ही होंगे। तो वी जो है एन का क्या लगेगा, वी जो है वो एन का क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस, का मतलब कि दोनों बहन होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बहन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब गुना है और डी का मतलब डिवाइड है, तो ये आपको कोड दिया हुआ है। पहले ब्रैकेट में 1D, तो डी का मतलब क्या है, डिवाइड है, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, गुना है, तो गुना कर देंगे, ब्रैकेट में बंद। उसके बाद फिर यहाँ पर ए है, तो ए का मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस कर देंगे, छोटी पोस्ट, ये 2। सी का मतलब है यहाँ पर 2 और डी का मतलब है डिवाइड। ए का मतलब क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे छोटी कोस्ट है 3 डिवाइड 3 इंटू 3। और यहाँ बी का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दिए, ये 4। सी का मतलब गुना है और डी का मतलब यहाँ पर डिवाइड है। इतना का मान याद करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये है
सरलीकरण क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी क्रिया होता है सबसे पहले उसे करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है तो सबसे पहले डिवाइड होगा, एक में एक से डिवाइड देंगे तो एक होगा, और एक में एक से गुना करेंगे तो हमारा एक ही आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इसमें दो से डिवाइड देंगे, दो में तो एक आएगा यानी, और दो में एक से गुना करेंगे तो दो होगा। प्लस इसमें हम पहले इसमें डिवाइड करेंगे तो एक, जो कि 3 होगा, और माइनस यहाँ पर 4 वाला भी 4 ही आएगा। अब सभी को जोड़ देंगे, 3 2 5, 5 1 6, 6 में से 4 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इनके बीच सही संबंध को दर्शाता है। जैसे चौड़ाई है तो चौड़ाई जो होता है वो लंबाई से अलग होता है, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई अलग होता है। और सी है आयाम, तो ये दोनों जो लंबाई चौड़ाई होता है ये आयाम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को निरूपित करता है, त्रिकोण चार पहिया को यानी चार पहिया को निरूपित करता है, और आयत किसको निरूपित करता है, आयत जो है वो कार को निरूपित करता है, ठीक है। तो पूछ रहा कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं, मतलब हमें वृत्त वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो वृत्त वाला पार्ट हमारा इतना दूर पड़ा तो ये सभी को काट देंगे, अब बाकी त्रिभुज और आयत में जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यू हमारा कॉमन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। अनीता किस स्थान पर बैठी हुई है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको शुरू कहाँ से करना है, जिसका स्थान 100% फिक्स हो आप वहीं से शुरू कीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी शुरुआत होता है जिसका स्थान 100% फिक्स होता है वहीं से शुरू किया जाए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। सभी का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। तो पहला लाइन है फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, यानी अगर फिरोज यहाँ होगा तो फिरोज जो है वो आइंस्टीन के तुरंत दाएं, यानी आई से आइंस्टीन के तुरंत दाएं फिरोज हो गया। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा होगा, यानी अगर हम जॉर्ज को यहाँ पे रख देते हैं तो ये 1 2 3 और ये चौथे नंबर पे आइंस्टीन हो जाएगा, क्योंकि आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथे स्थान पर, दाएं इधर हमारा चौथे स्थान पर हो गया। सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है, माने सिंडी जो है वो विनीता और दीपक की पड़ोसी है। चाहे तो दीपक इधर भी हो सकता है लेकिन सिंडी तो बीच में ही रहेगा, तो ये 2 कंडीशन बनेगा। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति है, पंक्ति के एक छोर पर है। तो कहने का मतलब है अगर दीपक को हम इधर रख देते हैं, ए से यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ बोला कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति, तो इसका बाएं तीसरा व्यक्ति कोई ना कोई यहाँ पर हम बैठा देंगे। अभी ये खाली है, बॉक्स है, ठीक है। बाकी ये इतना इसको उतार देते हैं, जे यहाँ पर ये खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये आई है और ये एफ है। तो यहाँ तक टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास कितने बैठ गए,
10 बैठ गए हैं। तो इसलिए मैं अब आपको बोलता हूँ कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है। मैंने सभी लाइन जितने लिखे हुए थे मैंने सभी लाइन पढ़ दिए। तो यही कंडीशन होता है कि आपको जल्दी बनेगा नहीं, इसलिए आपको शुरुआत कहाँ से करना है, जिसका स्थान 100% फिक्स हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन में इसमें देखना है कि स्थान कहाँ पर जो 100% फिक्स हो। तो यहाँ पर ही सभी उत्तर की ओर है। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं, तो ये तो कहाँ बैठेगा ये अभी फिक्स नहीं है। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। तो हम 7 व्यक्ति को पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कन्फर्म है कि 7 व्यक्ति यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है, यानी जहाँ पर भी दीपक होगा तो दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक छोर पर होगा, यानी दीपक के, ये दीपक हो गया, दीपक के बाएं 3 व्यक्ति है, 1 2 3, ये कन्फर्म हो गया। तो ये होता है कि इसमें हमको कन्फर्म हो गया। उसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ था, आइंस्टीन जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा पे है। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं, अगर हम जॉर्ज को यहाँ पर बैठा देते हैं तो जॉर्ज के दाएं चौथे नंबर पर आइंस्टीन होगा। तो जॉर्ज के दाएं चौथे नंबर पे ये आइंस्टीन हो गया। आई से होता है आइंस्टीन, जे से जॉर्ज, डी से दीपक हो गया। अब फिरोज जो है वो आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। फिरोज जो है, तो फिरोज इसका मतलब एफ से फिरोज हो गया, ये कन्फर्म हो गया। उसके बाद सिंडी जो है विनीता और दीपक की पड़ोसी है, तो सिंडी यहाँ पर हो गया और ये विनीता यहाँ पर हो गया। अब आपका सिर्फ एक बच गया अनीता, तो अनीता को हम यहाँ पर ही बैठा देते हैं। तो पूछ रहा अनीता किस स्थान पर बैठी है, तो अनीता जो है वो दाएं छोर पर बिल्कुल बैठी है। ठीक है, दाएं छोर पर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसे गौर से देख लीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको वेन डायग्राम के 3 कॉन्सेप्ट होता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला कॉन्सेप्ट है सभी। जब सभी वाला कंडीशन रहेगा तो आपका फिगर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये सभी वाला हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कुछ कुछ। ठीक है, कुछ कुछ में क्या होता है, उसमें फिगर आधा चैन की तरह कटते जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, सभी सर्किल दूर रहेगा। तो यही 3 कॉन्सेप्ट होता है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। पहला है सभी हंस तोते हैं। तो सभी वाला कंडीशन ये इस प्रकार से बताया अभी। अब जिसमें सभी वर्ड लगेगा वो छोटा हो जाएगा, यानी हंस छोटा हो जाएगा और तोता बड़ा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कोई भी तोता कोयल नहीं है, तो कोयल को दूर कर देंगे। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई भी हंस कोयल नहीं है, हंस और कोयल नहीं है बिल्कुल सही है क्योंकि काफ़ी दूर है। सभी तोते हंस है, तो नीचे से ऊपर की ओर तो जा नहीं सकता सभी वाला, तो ये गलत हो गया, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, तो ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कोड याद होना चाहिए। जैसे में मंथ कोड होता है, ठीक है, मंथ कोड आपको याद होना चाहिए। तो ये मंथ कोड होता है 144 025 036 और 146। ये जो मंथ कोड हो गया जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक है, तो ये हो गया साधारण वर्ष के लिए। क्या हो गया, साधारण वर्ष के लिए मंथों का कोड हो गया। लेकिन जब लीप ईयर आएगा तो शुरू के जनवरी और फरवरी में चेंजिंग होगा, बाकी सभी सेम रहेंगे। तो आपको कैसे चेक करना कि ये लीप ईयर है, तो कोई भी वर्ष दिया रहेगा उसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट का 2 डिजिट 20 है, इसको 4 से डिवाइड देंगे। अगर पूरी तरह से कट गया
तो वो लीप ईयर है। अगर कोई शेष बच गया तो वो साधारण वर्ष है। तो 2020 क्या है? लीप ईयर है। अब आपको डे कोड भी याद होना चाहिए। डे कोड में क्या होता है कि यदि शेषफल 1 बचेगा तो शेषफल अगर 1 बचेगा तो संडे होगा, शेषफल 2 बचेगा तो मंडे होगा, 3 है तो ट्यूसडे है, और 4 है तो वेडनेसडे है, 5 है तो ये थर्सडे हो जाएगा, 6 है तो फ्राइडे है, अगर 0 शेष बच गया तो ये सैटरडे है। तो ये 2 कोड आपको याद होना चाहिए। और आपको क्या क्या इसमें लिखना पड़ता है? तो पहले आपको डेट लिखना पड़ता है, फिर मंथ कोड लिखना पड़ता है, फिर ईयर लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर लीप ईयर कितना होता है वो लिखना पड़ता है, और सभी को 7 से डिवाइड करते हैं। अब डी से डेट होता है तो डेट कितना है? 29 है डेट। सी का मतलब कोड बताए हैं, तो मार्च का कोड कितना होता है? तो मैंने बताया है 144। तो ये फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 4 ये कोड हो गया। अब यहाँ पर साल है, साल कौन सा है? 2020 है। 20 का मतलब ये 120 हो गया। अब ये 120 में हम 4 से डिवाइड दे के चेक करते हैं कि टोटल कितने हमारे लीप ईयर हैं। तो 120 में 4 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये सभी को 7 से डिवाइड करेंगे तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में ये 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 में 3 जोड़ेंगे तो 183 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। और इसी में हमें 7 से डिवाइड देना है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, और ये 3, 7 छक्का 42 हो गया। 42 घटाएंगे तो आपको शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। एक किसके लिए होता है? जब एक शेष बचेगा तो वो संडे के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तुत आकृति में कितने त्रिकोण हैं? तो ये आप लोगों के लिए HW है, आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या काउंटिंग करना है और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब हमेशा ऊपर नीचे बदलता है, ठीक है। जल प्रतिबिंब ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। तो जैसे ये R है, R A J 5 8 9 D 8, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये ऊपर वाले वैल्यू नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले ऊपर। तो ये वाला पार्ट जो है ये नीचे की ओर सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 है, ठीक है। ए अगर किसी में सेम रहेगा तो वो तो होगा ही नहीं। ये वाला पार्ट अगर इधर की ओर है तो वो इधर ही रहेगा, ये दाएं साइड जाएगा नहीं। तो ये वाला R उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी R उसी प्रकार से लिखा हुआ। तो अब आपका डाउट A और B में है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर A वाला वैल्यू दोनों ठीक है, A भी ठीक है, J। अब J का वैल्यू देखिए। अब कहने का मतलब ये जो डंटी मुड़ा हुआ है ये इधर है ना, ये बाएं साइड में है तो ये ऊपर जाएगा तो बाएं साइड ही रहेगा, दाएं साइड नहीं होगा। तो ये दाएं साइड चल गया तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित अवयवों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको मिसिंग नंबर जब टेबल में दिया रहे तो आपको क्या करना है, एक बार इसे रो में देखेंगे और एक बार कॉलम में देखेंगे। तो जिधर संख्या ज़्यादा होता है उधर ही हम ज़्यादा चेक करेंगे। तो यहाँ हमें रो में ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम ये 18 में से अगर हम 12 घटा देते हैं, 18 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो पहले तो जोड़ के देखेंगे, 18 12 जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, लेकिन हमें 36 चाहिए। तो 18 में से 12 गया 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आता है।
तो 19 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को इतना कोड है तो मुंबई को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम ये मद्रास है, MADRAS मद्रास है, और इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है NBESBT, ये कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि M का कोड 13 होता है, A का कोड 1 होता है, D का कोड 4 होता है, R का कोड 18 होता है, A का 1 होता है, S का 19 होता है, N का कोड 14 होता है, B का कोड 2 होता है, E का कोड 5, H का कोड 19, B का 2 और T का 20 होता है। तो 13 से 14 कैसे होगा, 1 ऐड हुआ, 19 से 20 1 बढ़ गया, 1 1 2 हो गया, 18 1 19, 4 1 5, 1 2, यानी सभी में एक बस ऐड कर देना है। तो अल्फ़ाबेट का नंबर लिखने से आपको आसानी से पैटर्न मालूम हो जाता है। तो उसी प्रकार से बॉम्बे है BOMBAY, तो सभी में से एक ऐड करना है, एक ऐड करने का मतलब अगला लेटर लिखना है। तो B के बाद C आता है, O के बाद P आता है, M के बाद N आता है, B के बाद C आता है, A के बाद B आता है और Y के बाद Z आता है, यानी CPNCBZ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सैम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं तथा नीचे से 38वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितनी विद्यार्थी हैं। तो आपको जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो ये होता है U से ऊपर और N से नीचे और -1 होता है, ठीक है। तो ऊपर कितना है, ऊपर से 9 है, नीचे से 38 है और 1 माइनस कर देते हैं। तो अगर 9 में से अगर हम 1 हटा देंगे तो 8 बचेगा, 8 जोड़ देंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 46, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मई 1993 को रविवार कौन कौन से दिनांक को आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कोड वाले, तो यहाँ सबसे पहले आपको 1 मई 1993 का डेट आपको निकालना होगा कि 1 तारीख को कौन सा डेट था। तो यहाँ पर ही मैंने डेट 1 बताया है, उसके बाद मंथ कोड मैंने क्या बताया था कि 144-0-25, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो मई का कोड हो गया 2 प्लस ईयर का लास्ट का 2 डिजिट, अगर 1900 में है तो ये 93 हो गया, प्लस और ये 93 में हम 4 से चेक करेंगे कि टोटल कितने हैं, तो 23 चौके 92 हो गया, ये 23 ऐसे हो गया। अब सभी को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 6, 6 या 2 8, 1 9 हो गया, 2 और 9 11। अब 17 से भाग देंगे तो 17 सते 19 से होता है, ठीक है, यानी 17 बार में कट गया तो शेष कितना बचेगा, शेष बच गया 0, यानी 1 तारीख को शनिवार था, क्योंकि 0 जो शेष आता है वो कौन सा होता है, शनिवार होता है। इसका मतलब है कि 1 तारीख को शनिवार था तो 2 तारीख को रविवार होगा। अब 2 तारीख से जो शुरू हो गया वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है, तो 7 जोड़ेंगे तो 2 7 9, 9 7 16, 16 4 23, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्योंकि 1 तारीख को शनिवार है तो 2 तारीख को रविवार होगा, जब 2 तारीख को रविवार है तो वही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं, तो कौन सा शब्द है जो बीच में आएगा यदि सभी शब्दों को अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसे
वर्णमाला के क्रम के हिसाब से सरियाना है। देखेंगे सभी में पहले PRA सभी में कॉमन है, PRA तो सभी में कॉमन है। तो A के बाद यहाँ पर I है, इसमें C है, इसमें N है, इसमें C है, इसमें Y है। तो PRA के बाद I तो हो नहीं सकता क्योंकि I बाद में आता है, उससे पहले C आता है। ये दोनों में C कॉमन है। अब इसमें C के बाद T है, इसमें भी C के बाद T है, T के बाद इसमें भी I है, T के बाद इसमें भी I है। लेकिन I के बाद यहाँ पर S है, लेकिन यहाँ पर C है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा B होगा, B के बाद E होगा, तो ये वाला ख़त्म हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये A के बाद I है, तो I वाला हमारा A हो जाएगा, ये कट गया। A के बाद N है, तो ये वाला C हो जाएगा और ये D लास्ट में आ जाएगा। तो बीच में हमारा A आ जाएगा। बीच में कौन सा आया? A आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष और पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाती है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगा? तो ये आप लोगों के लिए एक और SW दे रहे हैं। यदि आप लोग मैथ या रीजनिंग अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो ये मैथ समझिए या रीजनिंग, ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है। तो आप लोग इसे सॉल्व करके अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।